हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल S1 क्लासेस में। तो बीपीएससी टीआरई 3 में चयनित सभी अभ्यर्थियों को रिजल्ट के बाद सिर्फ इंतज़ार था तो काउंसलिंग डेट का। बेसब्री से इंतज़ार कर रहे उन अभ्यर्थियों का इंतज़ार अब खत्म हुआ। शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने टेंटेटिव काउंसलिंग डेट जारी कर दी है, जो कि विभिन्न पदों के लिए है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि हेड टीचर, हेड मास्टर और स्कूल टीचर 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th। और उसके अलावा सक्षमता परीक्षा पास की सक्षमता 2 की परीक्षा पास कर गए शिक्षकों का भी काउंसलिंग डेट आ गया है। सबसे पहले बात करेंगे हेड टीचर और हेड मास्टर का। जो टेंटेटिव काउंसलिंग डेट है वो है 9 से 13 दिसंबर। सबसे पहले इनकी काउंसलिंग कराई जाएगी। उसके बाद टीआरई 3 में मतलब 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th की काउंसलिंग होगी। इनकी काउंसलिंग डेट कितनी है? 16 दिसंबर से 20 दिसंबर 2024 तक की जाएगी। हालांकि अभी 9, 10th और 11, 12th का रिजल्ट नहीं आया है, जो कि 5 दिसंबर तक संभावित है उसके बाद पास आने की। तो इनका रिजल्ट नहीं आया, लेकिन 1 to 5 और 6 to 8 का रिजल्ट आ गया है। अगर आप जानना चाहते हो कि 6 to 8 में कितने अभ्यर्थी क्वालिफाइड है, तो यहाँ देख सकते हैं 21,911 प्राइमरी में चयनित है और 6 to 8 में है कुल कैंडिडेट 16,989। तो इतने अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होने वाली है। तो अब जिसकी काउंसलिंग है उसके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि काउंसलिंग कैसे होती है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और उसके बाद क्या होता है। तो इन सब बातों का आज हम सवाल मतलब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मेरा भी काउंसलिंग हुआ था टीआरई 1 में, तो मेरे साथ क्या क्या हुआ था, मीन्स क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक हुए थे, उसके बाद डॉक्यूमेंट के बाद मुझे कहाँ जाना पड़ा था, कैसे रहना हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके मन में उठ रहे होंगे। और अगर मैं आप सभी के प्रश्नों को नहीं कवर कर पा रहा हूँ तो आप कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके और कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं। तो चलिए, ये देखिए मैंने प्रश्न कुछ लिखे हैं कि जो कि आपके मन में आते होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे पहले ये कि काउंसलिंग यानी डीवी जो होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ये मैं आपको आगे बताता हूँ एकदम सीरियल से, क्रम से कौन कौन चाहिए। वो भी टीआरई 1 के नोटिस के हिसाब से, क्योंकि उस समय भी लेटर आया था और उसमें आपको प्रॉपर सब कुछ लिखा रहता है कि क्या क्या चाहिए डीवी के दौरान। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि दस्तावेजों को कितनी फाइल तैयार करके लाएं, पता नहीं कि कितने सेट बनाए हम। सबसे पहले तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लाना होता है, तो उसको आप इस प्रकार की फ़ाइल में लेके आएँ, मतलब प्रोटेक्टेड हो काफ़ी, उससे कोई खिलवाड़ नहीं, क्योंकि वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप एक फ़ाइल ये ले लीजिए, क्योंकि ये फ़ाइल तो जमा नहीं करना होता है। इसको छोड़ के आपको कम से कम मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स के 5 सेट तैयार करने होंगे। ऐसे इस प्लास्टिक वाले में 5 सेट तैयार कर लीजिए, क्योंकि 3 सेट तो आपको लगेंगे ही। जैसे 1 सेट काउंसलिंग में ही और 2 सेट आपको स्कूल में ले लिए जाएंगे। ठीक है, स्कूल में जिस स्कूल में आप ज्वाइन करेंगे, तो 3 सेट तो आपका ऐसे ही हो गया। बाकी 2 सेट आप ले रहेंगे तो आपको बीच में भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी बार बार जेरोक्स के लिए। ओके, इतना आप तैयार रखें। और अगला, बहुत सारे कैंडिडेट के मन में आ रहा होगा कि मतलब क्या काउंसलिंग के समय ही बैंक पासबुक होना चाहिए। तो मैंने मतलब नहीं जमा किया था, मुझसे नहीं मांगा था उस समय। आपको क्या, सिर्फ जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, मतलब जिस एलिजिबिलिटी पे आप वहाँ गए हैं, सेलेक्ट हुए हैं जिस पद के लिए, वो उससे संबंधित सिर्फ दस्तावेज़ मांगे जाते हैं आपको काउंसलिंग के समय। उस समय आपको बैंक पासबुक नहीं मांगा जाता कि आप मुझे बैंक पासबुक दीजिए। ओके, और बैंक पासबुक कब होता है? जब आप ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद जब HRMS फॉर्म भरा जाता है या फिर प्रान नंबर उसको जनरेट कराया जाता है, उसके लिए भी वहाँ आपको बैंक अकाउंट नंबर चाहिए होता है, तो आपको वहाँ ओपन करवाना है। हालांकि अगर आपके पास पहले से ही, और हाँ ये भी है कि SBI में ही आपको अकाउंट यहाँ मांगते हैं, तो SBI में हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, नहीं हो तो फिर यहाँ आपको खुलवाना पड़ेगा। और अगर आपका एक प्रश्न और, अगर आपका यूपी में अकाउंट है, सपोज बहुत लोगों का होता है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ न्यू अकाउंट नहीं खुलवाना होगा, सिर्फ वहाँ से आपको जब यहाँ पाएंगे ना, तो इसको यहाँ ट्रांसफ़र करवा लेंगे बस। अभी नहीं करवाइए, आपको जहाँ जिस ज़िले में मिलेगा, जिस जगह मिलेगा, आप बाद में सब करवा लीजिएगा, क्योंकि टाइम मिलता है आपको इन सब चीज़ों के लिए। ओके, तो इसके लिए आप ज़रा भी ना घबराएं कि पासबुक से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो, तो इससे एकदम नहीं घबराएं। ठीक है, अब बात आती है कि उसके बाद क्या है। जैसे मान लीजिए अगर हम पासबुक के लिए नहीं डर रहे हैं, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, अब अगर जैसे काउंसलिंग हो गई, अभी डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर काउंसलिंग हो गई तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, मीन्स कहाँ जाना पड़ता है।
तो आपको हो सकता है काउंसलिंग के बाद बीआरसी भेजें, जैसे हम लोगों को बीआरसी भेजा गया था। बीआरसी कब भेजते हैं? जब डाइट या फिर पीटीसी सीटीई, इसका मतलब देखिए होता है, डाइट का मतलब आप तो जानते होंगे, पीटीसी होता है प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज, यहाँ बिहार में स्टेब्लिश्ड होते हैं टीचर ट्रेनिंग के लिए, और एक होता है सीटीई कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, ओके, जहाँ टीचर की ट्रेनिंग की जाती है। तो अगर आपको मीन्स यहाँ अलॉट हो गया, डाइट मिल गया, पीटीसी मिल गया, सीटी, तब तो आप यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको हॉस्टल मतलब रहने की व्यवस्था प्रॉपर रहती है। और अगर बीआरसी मिल गया तो फिर यहाँ अगला प्रश्न है ना, होटल मिल गया, रूम रेंट पर लेना पड़ेगा। तो अगर बीआरसी मिल गया तब तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है, फिर तो आपको रूम लेना पड़ेगा या फिर बहुत डिफ़िकल्ट होगी, क्योंकि हम लोग जब थे तो ऐसी जगह था कि वहाँ रूम भी नहीं मिल रहा था, तो हम लोग बीआरसी में स्टे किए थे। वहाँ काफ़ी मतलब कोऑपरेट किए थे वहाँ के सर लोग, तो वहीं हम लोग स्टे कर गए थे। और बहुत प्रॉब्लम, मीन्स ठंडी का समय था, यही समय था, नवंबर का ही टाइम था, तो अभी चल ही रहा था, ओके। तो आप लोग भी प्रिपेयर रहिए इसके लिए, ठीक है। तो बीआरसी भी मिल सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली जिसका पहले होता है उसको डायरेक्ट पीटीसी या सीटीई मिल जाता है। तो अगर ये सब मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। होटल किस केस में मिलता है? जैसे मान लीजिए डायरेक्ट मिल गया आपको, पीटीसी या फिर सीटीई मिल गया, और इसमें जितनी सीटें होती हैं उसके उससे ज़्यादा बच्चे भेज दिए जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो हॉस्टल में तो मतलब वो रहता नहीं है, सीट नहीं बचती, तो आपको कॉलेज वाले ही अपने फीस पे ही आपको होटल अलॉट करते हैं, फिर आप जाके वहाँ होटल में रहेंगे, ठीक है। मतलब कुछ वहाँ ज़्यादा बच्चे, जैसे 360 अब किसी में सीट है, कैपेसिटी है किसी कॉलेज की, अब उसमें अगर 400 कैंडिडेट भेज दिए गए तो 40 बच्चे कहाँ जाएंगे? वो उनको होटल मिलेगा और बाकी को हॉस्टल मिलेगा, ओके। उम्मीद करता हूँ ये भी डाउट आपको क्लियर होगा। अब अगर अदर स्टेट से, अगला प्रश्न है कि अगर आप अदर स्टेट से आ रहे हैं तो क्या क्या साथ में लाएँ, ठीक, क्योंकि ठंडी का महीना है, तो अगर यहाँ के लोग हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे बिहार के अगर आप निवासी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप अप डाउन भी कर सकते हैं और आपको ज़िले में ही हो सकता है स्कूल मिले। लेकिन अगर अदर स्टेट से आ रहे हैं तो आप पूरी व्यवस्था के साथ आएँ, जैसे कि ठंडी पड़ रही है तो प्रॉपर कपड़े लेकर आएँ, ठीक है, ठंडी वाले कपड़े, उसके बाद बिस्तर लिए रहें, ओके। और पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में पैसे तो आपको मिलेंगे नहीं, मिलेंगे तो ज्वाइनिंग डेट से। तो इन सब चीज़ों के साथ आप अपना ख्याल रखें, मीन्स ठीक है, खुद का ख्याल रखते हुए काउंसलिंग कराएं। तो ये सब चीज़ों को, और कपड़े वगैरह बिस्तर ये सब ज़रूर लाएं। अब ये भी आता है कि मतलब मैंने देखा है कि बहुत लोग इसलिए परेशान होते हैं, मतलब कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ मतलब होता है दिक्कत, तो वो बहुत परेशान होते हैं। तो क्या होगा अगर आपको, तो अगर आपके मन में ये रहा होगा कि डीबी में फेल हो गए तो क्या होगा, तो वैसे डीबी में जल्दी कोई फेल नहीं होता। अगर आपको कोई मिस्टेक होता है आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो क्या होता है कि आपको मौका दिया जाएगा, ठीक है। मीन्स आपको ज़रूर मौका दिया जाएगा, जाइए ये गलती आप अपनी सुधार कर आइए। जैसे अगर नेम में मिस्टेक हो गया कहीं, तो आप जाइए फिर एफिडेविट बनवा के लाइए, आपको बोला जाएगा, ठीक है। और समय दिया जाएगा प्रॉपर, 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन का। यहाँ मतलब ये नहीं कहते कि ठीक है आप अभी से बाहर, ऐसा कुछ नहीं, आपको टाइम दिया जाएगा। हाँ, उस टाइम पीरियड में अगर आपने प्रस्तुत कर दिया डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप आ जाएंगे सिस्टम में। और अगर नहीं किया तो फिर आप बाहर हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी गलती आप में ना हो, मैं उम्मीद करता हूँ, और अगर होगी भी तो उसको दूर करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये होता है, अगर आपको डीबी में वहाँ मान लीजिए उस दिन आपको कह दिए कि नहीं आपका ये गलती है, तो आपको प्रॉपर टाइम देते हैं, ओके। इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। अब इन सब चीज़ों के बाद आगे क्या, तो चलिए मतलब काउंसलिंग के बाद आगे क्या क्या होगा उसकी बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे किसकी, अभी हम काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरत होती है, मीन्स ज़रूरत होगी, वो नहीं बताया ना, तो चलिए उसको जानते हैं, ठीक। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। ये देखिए, मतलब जब हम लोग TRE 1 में सेलेक्ट हुए थे तो उस समय लेटर आया था प्रॉपर कि क्या क्या चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो अभी यहाँ ध्यान से देखिए, पहला है कि बिहार लोक सेवा आयोग विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 है, जबकि इस समय लिखा जाएगा 2024 की का मूल प्रवेश पत्र। सबसे पहला काम एडमिट कार्ड, वो भी मूल मतलब क्या, जो आपने एग्ज़ाम हॉल में दिया था उस पर वो स्टिकर भी लगा रहता है, आपने देखा होगा, उसको मूल बोलते हैं। वो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। बहुत लोगों का कलर होता है, बहुत लोगों का ब्लैक एंड वाइट, इससे कोई दिक्कत नहीं, बस वो उस पर स्टिकर लगाना चाहिए, उसी से ये पता चलता है कि ये ओरिजिनल है, मीन्स मेन वाला है, मूल। और उसकी एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, एक नहीं आप कम से कम 5 करा लीजिएगा। स्व अभिप्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ ये कंपलसरी हो गई। अब दूसरी चीज़ देखिए, मूल आधार प्रमाण पत्र, उसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, ठीक है। तो दूसरा क्या,
जिस मीन्स आधार कार्ड्स कह सकते हैं, या फिर जो आपने पहचान पत्र में दिया हो, बहुत लोग क्या देते हैं, जैसे पैन कार्ड देते हैं, ठीक है। तो जो भी आप पहचान पत्र दिए हैं उसका ओरिजिनल लाना है, और उसके साथ आप फ़ोटोकॉपी वही आप करा लीजिएगा 5, या फिर ज़्यादा भी करा सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड और पैन कार्ड वगैरह इन सब की फ़ोटोकॉपी आप ज़्यादा कराइए, क्योंकि ये हर जगह लगते हैं। तो अगर हर डॉक्यूमेंट की आप 5 करा रहे हो, तो आधार कार्ड वगैरह की ऐसे डॉक्यूमेंट्स की आप ज़ेरॉक्स ज़्यादा कराएं, मीन्स 10 की संख्या में करा दीजिए, 15, क्योंकि बार बार आपको भागना दौड़ना नहीं होता। बहुत ऐसी जगह होती है कि जहाँ बहुत दिक्कत होती है सब कराने में, ठीक है। तो इसकी आधार कार्ड की ओरिजिनल या फिर नहीं, मीन्स ओरिजिनल भी होना चाहिए और जीरोक्स भी होना चाहिए, और वो भी सेल्फ अटेस्टेड तो सभी रहता है लगभग। आगे, सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक, हो सकता है ये आपको ना दिखे, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है, आप नोट करते जाइएगा। सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल मतलब आपको ओरिजिनल लाना है। सभी शैक्षणिक मतलब क्या हुआ, जैसे हाई स्कूल आपने किया होगा, फिर +2 मतलब 12 इंटरमीडिएट की, ठीक है, समझ रहे होंगे आप, इंटरमीडिएट की मार्कशीट। और उसके बाद आप अगर बिहार के हैं तो आपको क्या इंटर के बाद ही डीएलएड हो जाता है, और अगर यूपी के हैं तो फिर ग्रेजुएशन भी चाहिए होता है, ठीक है। ग्रेजुएशन प्लस डिग्री, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री भी, ठीक है, होता है, वो चाहिए। और उसके बाद फिर आ जाते हैं डीएलएड पे हम, डीएलएड। तो अगर डीएलएड में जैसे 4 सेमेस्टर हैं, तो हम लोग जो अपलोड किए होते हैं, अपलोड कौन सा करते हैं, 4th सेमेस्टर वाला अपलोड करते हैं, क्योंकि उसमें ही चारों सेमेस्टर की डिटेल्स होती हैं। तो वो आप सिर्फ वही लाइएगा, लास्ट सेमेस्टर वाला, ठीक है। पास रखिएगा, लेकिन मांगते वही हैं, लास्ट सेमेस्टर वाला ही। तो डीएलएड का आप ओरिजिनल रखिएगा, और इसकी भी जीरोक्स, वो भी सारे सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है ना। मीन्स हाई स्कूल इंटरमीडिएट मार्कशीट हो गए ओरिजिनल जीरोक्स, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री, उसके बाद डीएलएड की सर्टिफिकेट। देखिए मार्कशीट होता है, डीएलएड में भी क्या होता है, एक मार्कशीट होता है, उसके बाद आपको डिग्री या फिर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है ना, तो ये दोनों चीज़ें। अब वहाँ देखेंगे कौन, आपको आपने जो अपलोड किया होगा, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, मार्कशीट डीएलएड की जो फाइनल ईयर की मार्कशीट होती है वो अपलोड कर देते हैं, तो वहाँ आपको वेरिफिकेशन के दौरान उसको दिखाना पड़ेगा। और अगर आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया है तो आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। तो इन सब डॉक्यूमेंट की क्या मूल प्रति भी लाना है, और सबकी जीरोक्स और स्व अभिप्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद क्या, बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति, यस, बीपीएससी ने ये चीज़ नहीं की थी, टियर 1 से ही, जो कि भी चली आ रही है। पहले हम लोग जेरोक्स करा लिए थे, लेकिन बाद में ये हुआ कि नहीं, आप जेरोक्स नहीं कराइए, आप क्या करिए कि जो जो डॉक्यूमेंट आपने बीपीएससी की वेबसाइट पे अपलोड की है, क्योंकि फॉर्म भरते समय अपलोड करना पड़ता है, उसको आप बीपीएससी की वेबसाइट से ही डाउनलोड करिए। तो उसमें क्या होता है पता है, एक वाटर मार्क लग जाता है, और वाटर मार्क किसका लगता है, रोल नंबर आपको इस डॉक्यूमेंट पे आ जाता है। जो आपका बीपीएससी टीआरई का रोल नंबर होता है, वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पे जो जो अपलोड होते हैं उस पे आ जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, मीन्स फर्जीवाड़ा नहीं हो पाता है, बस इसका रीज़न है ये, ठीक है। तो अब आप जीरोक्स मत कराइए, अब क्या करेंगे, जो आप यहाँ वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं ना, उनकी कॉपी कराइए, 4 या 5 कॉपी कराइए, ठीक है। 4 नहीं, क्योंकि ये हर जगह यही नहीं मांगते हैं, वहाँ काउंसलिंग के टाइम मांगेंगे, उसके बाद बाकी जगह आपको यही लगेगा, नॉर्मल जीरोक्स ही लगता है, सिर्फ काउंसलिंग के टाइम यही मांगते हैं बीपीएससी और वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट, ओके। ये चाहिए, और जिसमें परिलक्षित हो, मतलब वाटर मार्क दिखाई देता हो कि एक एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति सबकी निकाल के उसको सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इतना चीज़ें। फिर तीसरी चीज़ होगी, और चौथी चीज़ क्या होगी, सी टेट या फिर बी टेट, बिहार टेट या फिर एस टेट 9th 10th और 11th 12th के लिए उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की मूल एवं, फिर वही आपने वाटर मार्क वाला आपको लेना है, मीन्स सी टेट का मूल। और देखिए सी टेट में भी क्या होता है ना, सी टेट में भी 2 चीज़ें होती, एक होता है मार्कशीट और एक होता है सर्टिफिकेट। आप ध्यान से, जितने भी लोग सी टेट दिए होंगे वो जानते होंगे कि सी टेट में दो चीज़ें डाउनलोड होती हैं डिजी लॉकर से, एक होता है मार्कशीट और एक होता है क्या, सर्टिफिकेट। तो आपने जो अपलोड किया हो उस टाइम फॉर्म भरते समय, आप वही दिखाइएगा, ठीक है। जैसे अगर आपने मार्कशीट दिया हो तो मार्कशीट दिखाइए, अगर सर्टिफिकेट दिया हो तो सर्टिफिकेट, मैंने सर्टिफिकेट दिखाया था, ओके। तो ये होता है, तो वही मूल प्रति भी लाना है। मूल मतलब आप जेरोक्स वो रंगीन प्रिंट करा लीजिएगा, उसको वही हो जाएगा मूल, और उसके बाद उसका जेरोक्स वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका प्रति हो जाएगा, छाया प्रति, ठीक है। उसके बाद सेल्फ अटेस्ट तो करना ही है सब डॉक्यूमेंट को। फिर क्या, पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ, जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में आयोग में या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन जमा किया गया था,
तो वही फ़ोटो यहाँ मांगते हैं जो आपने फॉर्म भरते समय दिया था। अगर फ़ोटो समझ रहे हो ना, तो अगर वो नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन वही रहना चाहिए तो ज़्यादा सही रहता है, वरना क्या होता है वही फिर आपको टेंशन अलग से होगी। ठीक है, तो कोशिश करिए कि भाई नहीं हो तो निकाल लीजिए, निकलवा लीजिए भाई। अगला 6वां पॉइंट देखिए, आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र उसकी एक बिहार लोक सेवा आयोग की, वही वाला फिर काम। अगर जैसे आप बिहार के हैं तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, तो आप कौन से आरक्षण का लाभ ले रहे हैं उसका भी मूल सर्टिफिकेट, जैसे आप अगर ओबीसी हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, अगर एससी है तो एससी सर्टिफिकेट लगेगा। ये सिर्फ किसके लिए होता है? ये होता है सिर्फ बिहार के निवासियों के लिए। ठीक है, बाकी अदर स्टेट के लिए ये छठा कॉलम नहीं है, मतलब क्योंकि कोई आरक्षण नहीं मिल रहा है। ओके, 6वां पॉइंट हो गया। अब आते हैं 7वां। कहाँ गायब हो गया? अरे ठीक है, तो 7वां पॉइंट क्या है कि जन्म तिथि में छूट यदि लागू हो तो संबंधित दावा का प्रमाण पत्र, तो ये उसके लिए है जो लगाता है ना एज रिलैक्सेशन, तो वो उनके लिए है। वही काम है कि आप मूल जमा करिए और वेबसाइट से जमा डाउनलोड कर वाटर मार्क वाला भी जमा करिए। 8वां पॉइंट, काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले वर्ग 9, 10, 11, 12 के, मतलब उसके बाद क्या होगा, ओरिएंटेशन के लिए भेजा जाएगा। उसमें ये पहले लिख दिया था, हालांकि 1 to 5 फॉलो के लिए भी तुरंत ही भेज दिया गया था, लिखा है ना इसमें। ओरिएंटेशन लगभग 2 सप्ताह हेतु तैयारी के साथ आएंगे, मतलब उसे ये बोल दिया गया था कि आप आइए, और तुरंत आपको ओरिएंटेशन के लिए भेज दिया गया था। इसमें सिर्फ 9, 10 और 11, 12 वालों के लिए ही लिखा गया था, लेकिन उस समय 1 to 5 वालों को तुरंत ही ओरिएंटेशन के लिए भेज दिया गया था बिना बताए ही। तभी तो हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम हुई थी। अभी तो आप लोगों को मतलब इसमें क्या है, टाइम मिल रहा है, उसमें तुरंत रिजल्ट आया फिर अगले दिन से आप आइए काउंसलिंग करवाइए, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। आप लोग तो बहुत कम होगी, आई होप। आगे 9वां पॉइंट है कि अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये वाला कॉलम आप ध्यान से देखिएगा, मीन्स वही नंबर अपने साथ रखिएगा जो नंबर आपके आधार से लिंक है। क्यों? क्योंकि जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी ना तो उसको वेरीफाई करते हैं, आधार आपका वेरीफाई करते हैं होने के बाद में शुरुआत में ही, और वो फिर ओटीपी आएगा उसी नंबर पे। अगर और ओटीपी नहीं आया तो फिर आपको दोबारा आना पड़ सकता है, फिर काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत आप इतनी देर से लाइन में खड़े रहेंगे और फिर ओटीपी के लिए फिर पीछे जाना पड़ता है, तो काफ़ी दुख होता है। मेरे साथ क्या हुआ था, और ये भी है एक आपको बता दें, कई जगह मतलब डीआरसीसी जहाँ आपका वो होगा काउंसलिंग, तो उसके अंदर सारे मोबाइल नेटवर्क छोड़ देते हैं और जियो का ही रहता है। तो कोशिश करें इसका ही हो, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही हो, सिर्फ हो सकता है अभी काफ़ी इंप्रूव हो चुका हो, लेकिन उस समय बहुत परेशान हुआ था। मेरा नंबर था बीआई का और फिर तो आ ही नहीं रहा था, तो कैसे कैसे हुआ था छोड़िए। फिर आगे आते हैं, फिर पंचायती राज, ये है अलग शिक्षकों के लिए है कि पंचायती राज या फिर नगर निकाय के नियुक्त शिक्षक एवं आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी औपबंधिक नियुक्ति के पश्चात एक पक्ष के अंदर अपनी नियोजन इकाई से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं वीरमन प्रमाण पत्र प्राप्त कर संबंधित जिला या शिक्षा पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। ये उनके लिए है जो यहाँ के टीचर थे पहले से नियोजित और उनका बीपीएससी में सिलेक्शन हो गया था, तो उनको क्या बोला गया था कि आप 1 सप्ताह के अंदर आप वहाँ जाइए और मीन्स विरमन पत्र लेकर आप आइए, फिर आपको ज्वाइन कराएंगे। ठीक, तो इन सब डॉक्यूमेंट को आप तैयार रखें। और हाँ, इसमें कहीं भी आपने देखा कि ये नहीं लिखा गया था कि अपने साथ आप पासबुक भी रखें, तो कृपया इसके लिए आप घबराएं नहीं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे कि मान लीजिए आपकी काउंसलिंग हो गई सफलतापूर्वक, आपकी क्या हो गई, काउंसलिंग हो गई और हो भी जाएगी। ठीक है, अब काउंसलिंग के बाद क्या होगा? जैसे ही काउंसलिंग होगी ओटीपी आप वेरीफाई करेंगे, आपको एक लेटर मिलेगा पत्रांक के साथ। उस पर ये लिखा रहेगा कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, आप जहाँ के होंगे, जैसे मेरा समस्तीपुर तो यहाँ का था, उसमें यही लिखा रहेगा कि काउंसलिंग ठीक है, क्या लिखा रहेगा ये देख सकते हैं आप। उसमें लिखा रहेगा कि काउंसलिंग कम ओरिएंटेशन, ठीक है, काउंसलिंग सह उन्मुखीकरण हेतु आमंत्रण, मीन्स आपको ओरिएंटेशन के लिए आमंत्रण दिया जा रहा है। अब ये क्या होता है, आपको काउंसलिंग के पश्चात तुरंत आपको भेजा जाएगा कहाँ? देखिए, वही मैंने बताया था, या तो बीआरसी भेजा जाएगा या तो डीआरसीसी भेजा जाएगा, जिसको कि यहाँ के क्या होते हैं, वो सेंटर होते हैं कि जहाँ आपको ट्रेनिंग कराया जाता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद या तो आपको कहाँ भेजा जाएगा देखिए,
या तो आपको डाइट में भेजा जाएगा, हालांकि हाँ ओरिएंटेशन भी भेज सकते हैं, या फिर CTE, ठीक, या फिर PT, सॉरी काउंसलिंग आपको DRCC में होगी, सॉरी माफ़ करिएगा, काउंसलिंग आपकी DRCC में होगी। बाकी ट्रेनिंग के लिए आपको BRC में भेजेंगे, या फिर डाइट में भेजेंगे, या फिर CTE में भेजेंगे, या फिर PTEC होता है, ठीक है। यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया था इसका मतलब। तो DRCC क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग सेंटर होता है, जहाँ सिर्फ काउंसलिंग ही होती है और वहाँ अन्य चीज़ें नहीं होती है। बाकी चीज़ें BRC, डाइट या फिर CTE या PTCE में होता है। तो हाँ, इसके लिए काउंसलिंग के बाद आपको कहाँ भेज देंगे, BRC। कब, जब डाइट या फिर PTC या फिर CTE में सीट अवेलेबल नहीं रहेगी, उसके बाद आपको वहाँ भेज देते हैं। फिर आप क्या करेंगे, हाँ अब वहाँ दो चीज़ें होती हैं, अब यहाँ चीज़ों को समझिए ध्यान से। मान लीजिए आपको डाइट मिल गया सपोज, ठीक है, या फिर देखिए आपको या तो मिल जाएगा CTE कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, या फिर डाइट मिल जाएगा, या फिर PTEC, ठीक है, प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज। इन सब में से कोई एक मिलेगा। और अगर वहाँ आपको सीट मिल गई तो आपको सबसे पहले क्या कराते हैं पता है, इंडक्शन ट्रेनिंग कराते हैं, आरंभिक परीक्षण इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरंभिक परीक्षण। 15 दिवसीय होता है। तो सबसे पहले आपको इंडक्शन ट्रेनिंग कराएंगे। उसके बाद आपको स्कूल जब तक आपको अलॉट नहीं हो जाता तब तक आपको ओरिएंटेशन कराते हैं। ओरिएंटेशन मीन्स आप स्कूल में जाएंगे, उसको एक्सपोजर भी बोलते हैं। ओरिएंटेशन को आपको स्कूल में भेजा जाता है, आप जाइए देखिए वहाँ कैसे मीन्स पढ़ाई होती है, क्या क्या होता है, सारा सिस्टम देखिए कम से कम 1 सप्ताह का। तो हम लोग मीन्स जो मेरे साथ हुआ था, सबसे पहले ओरिएंटेशन हुआ था, मीन्स BRC में भेज दिया गया था, और फिर BRC वालों ने हमें स्कूल से टैग कर दिया, ठीक है। किसके साथ कर दिया टैग, स्कूल के साथ टैग कर दिया। अब क्योंकि उस समय ट्रेनिंग कॉलेज में सीट अवेलेबल नहीं थी, स्कूल से टैग कर दिया। फिर हम लोगों ने 7 दिन तक मीन्स स्कूल में गए, देखे क्या कैसे होता है, बाकी वहाँ पढ़ाना भी पड़ता है। फिर उसके बाद तब हम लोगों का ट्रेनिंग में लिस्ट में नाम आया। उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग की, हम लोगों की ट्रेनिंग कहाँ हुई थी, PTEC, ठीक है, PTEC में हुई थी, चंदवारा मुजफ्फरपुर। ओके, तो ये हो सकता है कि किसी का पहले इंडक्शन ट्रेनिंग हो 15 दिवसीय, उसके बाद ओरिएंटेशन हो, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी का ओरिएंटेशन पहले उसके बाद इंडक्शन ट्रेनिंग, लेकिन होनी दोनों है, ये याद रखिएगा। फिर आपकी पहली स्टेप आपको पूरी हो जाएगी, पहली स्टेप पूरी। अब जैसे ही आप इंडक्शन और ये ओरिएंटेशन पूरा करते हैं तो आपको मिलता है प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर, मीन्स औपबंधिक नियुक्ति पत्र। इसमें यह कहा जाएगा कि यह फाइनल मीन्स यह आपकी डॉक्यूमेंट की जांच करने के बाद औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाता है, लेकिन यह फाइनल ज्वाइनिंग लेटर नहीं होता है, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या होता है कि आपको टीचर ID भी मिल जाती है, और इसमें ये भी लिखा रहता है कि आपका जो वेतन होगा वो विद्यालय में योगदान की तिथि से देय होगा। इन सब चीज़ों का उसमें जिक्र होता है, ठीक। तो दूसरा स्टेप ये हो जाएगा। फिर आपको जब इसके मिलने के बाद क्या होगा, फिर तीसरे स्टेप में आपको विद्यालय पदस्थापना मीन्स आपको फिर क्या पता है इसके बाद क्या आएगा, फिर लेटर है, लेटर मतलब सबको स्कूल अलॉट होता है। औपबंधिक नियुक्ति पत्र के बाद क्या होता है, सबको स्कूल अलॉट होता है। जिस ज़िले में वो मीन्स रहेंगे उस ज़िले के किसी भी ब्लॉक में आपको स्कूल अलॉट हो जाता है। और जब स्कूल अलॉट हो जाता है फिर आपको मिलता है फाइनल ज्वाइनिंग लेटर, जिसको बोलते हैं योगदान प्रपत्र या फिर विद्यालय पदस्थापन पत्र। फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलेगा उसके बाद, ठीक है, तीसरे नंबर पे। और ये इसमें आपको क्या रहेगा, प्रॉपर स्कूल का नाम, उस ब्लॉक का नाम, ज़िले का नाम जहाँ आपको स्कूल अलॉट हुआ है, और आप चाहिए और वहाँ योगदान दीजिए। और उस पर भी लिखा रहता है कि 2 दिन के अंदर योगदान देना है, ऐसा भी इस पर लिखा रहेगा, 2 या 3 दिन, ठीक है। और जिस दिन से आप जिस डेट से आप योगदान करेंगे मीन्स ज्वाइन करेंगे, आपकी जो सैलरी होगी वो उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस रहेगी। और उसके बाद आपको HRMS फॉर्म भरना पड़ता है, मीन्स प्रान जनरेट कराना पड़ता है, जिसको कि अगर प्रान आप जानना चाहते हो तो होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। मीन्स रिटायरमेंट के बाद जो NPS होता है ना, आप ऐसे समझिए, उसमें आपको पैसे जमा करने के लिए आपको प्रान अकाउंट होना चाहिए, तो ये ओपन होता है। उसके बाद फिर आपको वहाँ ज़रूरत पड़ेगी पासबुक, अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह की, ओके। चलिए, तो इतना आई होप कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे और मैं अच्छे से समझा सका हूँगा। फिर लास्ट में क्या होता है, जी सवाल आता है कि सर ज्वाइनिंग कब होगी, क्या सर ज्वाइनिंग कब होगी। तो देखिए, जब आपकी काउंसलिंग होगी, अगर आपको तुरंत भेज दिया जाएगा, सपोज मैं 16 से 20 दिसंबर तक है आपकी काउंसलिंग,
और मान लीजिए 20 दिसंबर से लेते हैं, क्योंकि अगर 16 दिसंबर को है तो आपको भेज दिया जाएगा और 20 दिसंबर वालों को भेजा जाएगा। जो ज्वाइनिंग होती है मीन्स जो लेटर मिलता है वो सबको साथ में ही मिलता है, ठीक है, आगे पीछे करके मीन्स साथ में ही मिलता है। तो अगर मैं 20 की तारीख लूँ, 20 से आपको 15 दिन क्या कर लीजिए, इंडक्शन ट्रेनिंग, जो कि मैंने बताया, ठीक है। अगर ऐसा ही रहा तो इंडक्शन ट्रेनिंग और प्लस 7 दिन आपको क्या है, ओरिएंटेशन के लिए। अगर इतना निकाल दीजिए और प्लस 2-4 दिन और ही निकाल दीजिए, तो इसके सपोज 30 दिन मान लीजिए, 15-7-22 हो गया, उसके बाद 2-4 संडे आ जाता है उसमें, फिर और अगर लेट करना हो गवर्नमेंट को तो और लेट कर सकती है। तो 30 दिन मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। तो आप जोड़ लीजिए 20 में 30 मीन्स 20 दिसंबर के बाद, तो फिर आप 30 दिन जाएंगे तो 20 जनवरी, 15 से 20 जनवरी के आसपास आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। कब? 15 से 20 जनवरी, ठीक है, हो जानी चाहिए इतने टाइम तक। मेरे हिसाब से जितना टाइम लगता है, 1 महीने का टाइम लेते हैं वो बीच में, ठीक है, ओरिएंटेशन और इंडक्शन कराने में। तो आपकी ज्वाइनिंग 15 से 20 तारीख तक हो सकती है, ठीक है। और फिर आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। अच्छे से आप काउंसलिंग कराइए, बिल्कुल डरिए मत किसी भी चीज़ को लेकर। बाकी जो होगा यहाँ हम सब है ही हेल्प करने के लिए। तो कोई भी डाउट हो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी डाउट हो कृपया कमेंट करें। थैंक यू।